ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पश्चिम बंगाल में 142 सीटों पर दूसरे चरण में 92.67% पड़े वोट। दोनों चरणों में मिलकर 92.93% हुआ मतदान। अब तक का ये सबसे ज्यादा मतदान। 5 राज्यों के एग्जिट पोल में केरल में यूडीएफ की बन रही है सरकार। बंगाल में कांटे के मुकाबले का है अनुमान। बाकी राज्यों में सरकार रहेगी बरकरार। एग्जिट पोल पर शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं, 4 मई को देखेंगे लोगों ने किसे चुना। उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कांगड़ा जिले में जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को करेंगे संबोधित। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ दायर मामले में आज होगी सुनवाई। किसानों और महात्मा गांधी पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है पूरी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे नहीं लड़ेंगे एमएलसी का चुनाव। विधान परिषद में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे को किया उम्मीदवार घोषित। शरद गुट की एनसीपी ने शिवसेना यूबीटी का किया है समर्थन। महिला आरक्षण बिल पर यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र आज। हंगामे के हैं आसार। समाजवादी पार्टी ने पारित किया अति निंदा प्रस्ताव। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों को भगवंत मान ने कहा, पानी की बूंद, बोले इनके निकल जाने से सागर को नहीं पड़ता कोई असर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा, एनडीए सरकार ने बिहार की महिलाओं के साथ किया विश्वासघात। करोड़ों महिलाओं के साथ दिन दहाड़े की धोखेबाजी। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य में लोकल को वोकल की तैयारी। 50 करोड़ तक का टेंडर अब केवल बिहारियों को ही मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बात। यूक्रेन और ईरान जंग को खत्म करने को लेकर हुई चर्चा। ईरान जंग से बाहर निकलने की कोशिश में है ट्रंप। ट्रंप ने एक बार फिर दी ईरान को धमकी। कहा कि जब तक ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद करने को नहीं होगा तैयार, अमेरिकी नाकेबंदी रहेगी जारी। ब्रिटिश किंग से मिले न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी। मुलाकात से पहले कहा था कि कोहिनूर भारत को लौटाने बोलूंगा। 177 साल से ब्रिटेन के पास है ये हीरा। नेपाल एयरलाइंस ने मानी अपनी गलती। पहले नक्शे में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग पाक में दिखाया। विवाद बढ़ने पर मांगी माफी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वोटिंग राइट्स एक्ट हुए कमजोर। ओबामा हैरिस ने बताया लोकतंत्र के लिए काला दिन। 4 साल में सबसे महंगा हुआ कच्चा तेल। जंग के बीच कीमत $124 प्रति बैरल पहुंची। ईरान का तंज कि अगला पड़ाव है $140। ईपीएफओ की बड़ी पहल। पुराने और बंद पड़े पीएफ खातों को ढूंढना होगा आसान। जल्द लॉन्च होगा ई प्राप्ति पोर्टल। बजाज फाइनेंस के बोर्ड से राजीव बजाज देंगे इस्तीफा। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 22% बढ़कर 5,465 करोड़ हुआ। निवेशकों को ₹6 का डिविडेंड देगी। फेडरल रिजर्व ने तीसरी बार नहीं बदली ब्याज दरें। लगातार तीसरी बैठक में दरें 3.5% से 3.25% पर हैं स्थिर। मिडिल ईस्ट संकट ने बढ़ाई टेंशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा तोहफा। यूजर्स को अतिरिक्त समय और कम चार्ज का फायदा देने का किया फैसला। नए नियम से यूजर्स को होगा जबरदस्त फायदा। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने महाराष्ट्र के औद्योगिक भविष्य को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका टकराव ने वैश्विक सप्लाई चेन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। मुखपत्र में दावा किया गया है कि इसका सीधा असर महाराष्ट्र के एमएसएमई सेक्टर पर हुआ है। मुखपत्र में लिखा गया है
कि इस वजह से कच्चे माल खासकर पेट्रोकेमिकल, गैस और कांच की भारी किल्लत हो गई है। पुणे, ठाणे और नवी मुंबई जैसे औद्योगिक केंद्रों में उत्पादन ठप पड़ने लगा है। हालात इतने नाजुक है कि लगभग 40,000 कंपनियों पर ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। फार्मा सेक्टर को कांच की बोतलें नहीं मिल रही हैं, तो प्लास्टिक उद्योगों के पास कच्चा माल खत्म हो चुका है। इसी संकट के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जनता को आगाह किया, चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। राहुल के इन हमलों पर पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने सफाई दी है। सरकार का दावा है कि फिलहाल तेल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में स्टॉक की कोई कमी नहीं है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार अपने वादे पर टिकी रहेगी या विपक्ष की आशंकाएं सच साबित होंगी। इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में हो जाएगा। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार जनता की जेब काटने का हिसाब लगाने लगेगी। चुनाव खत्म होते ही आज की रात, कल के बाद सरकार हिसाब किताब लगाने लगेगी किस किस चीज को महंगा करना है। महंगाई बढ़ने जा रही है। अखिलेश के मुताबिक सरकार ने महंगाई बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है और आने वाले दिनों में आम आदमी का बजट बिगड़ना तय है। यानी देखा जाए तो लगभग समूचे विपक्ष की तरफ से देश में महंगाई बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं वैश्विक संकट को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी भी तेज हो गई है। और कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। बंगाल चुनाव में आखिरी दौर की वोटिंग के बीच पीएम मोदी को एक बड़ी चुनौती मिली है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें वो पीएम मोदी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे और उसमें टीएमसी जीतेगी तो क्या मोदी इस्तीफा देंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने ही कहा था कि बंगाल की सभी सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी सांसद ने कहा, नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी समेत कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने बंगाल में रैलियां की थी, बीजेपी की जीत का दावा किया था, जिसे लेकर अब टीएमसी नेता का ये बयान आया है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने भी डेरेक ओब्रायन के इस बयान का समर्थन किया और साथ ही पीएम मोदी के बंगाल दौरे और दावों पर सवाल उठाया। आरजेडी सांसद ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर पीएम मोदी बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद हार जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनके इस बयान ने सियासत को और गर्मा दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी अगर बंगाल में हार जाती है तो क्या वाकई पीएम मोदी इस्तीफा दे देंगे? खुश हो जाए गर सांवरिया, किस्मत को चमका देता, हाथ पकड़ ले अगर किसी का, जीवन स्वर्ग बना देता। ये बातें सोच विचारों में, तस्वीर को इसकी निहारों में, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। अफरा तफरी का माहौल, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। पुलिस और आला अधिकारियों की मौजूदगी और मलबा हटाती जेसीबी मशीनें।
तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आई हैं, जहां बुधवार को एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर दिया। जानकारी के मुताबिक बाबरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल के पास एक कंपाउंड की दीवार अचानक गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। मलबा हटाने का काम तेजी से शुरू किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी घटनास्थल का दौरा किया। आनन फानन में सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से सीएम ने भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 7 लोगों के मरने की पुष्टि की है। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है और हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक ये हादसा बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल में तब हुआ जब भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से 7 पीड़ितों ने दीवार के पास शरण ली थी। तभी दीवार अचानक ढह गई। दीवार के मलबे में दबने से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 7 मृतक रेहड़ी पटरी वाले थे। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और हादसे की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में ट्विस्ट तब आ गया जब एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर यूपी कैडर के चर्चित आईपीएस अजय पाल शर्मा को तुरंत पुलिस ऑब्जर्वर पद से हटाने की मांग की गई। कोर्ट में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि आईपीएस अजय पाल शर्मा की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर के रूप में अपेक्षित निष्पक्षता का पालन नहीं किया गया। साउथ 24 परगना में तैनाती के बाद अजय पाल शर्मा ने कथित तौर पर सियासी दलों के उम्मीदवारों को निशाना बनाते हुए डराया धमकाया, साथ ही अनुचित प्रभाव डालने जैसी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। इस अर्जी में यह भी कहा गया है कि अजय पाल शर्मा की मौजूदगी पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल को प्रभावित कर रही है। इससे बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। इस प्रकार के आचरण से चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड प्रभावित होती है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मूल आधार होती है। इतना ही नहीं, याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए कहा गया कि लोकतांत्रिक मानकों के पालन और स्वतंत्र निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति चुनाव वाले राज्य में की जाती है। जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में आईपीएस अजय का टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर को धमकाने वाला वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से ये विवाद और गहरा गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट समेत कई महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। कुल 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इसी के साथ ये तय हो गया है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी होगी। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए वोटिंग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 93% वोटिंग हुई, यानी बंगाल में दूसरे फेज में भी बम्पर वोटिंग हुई है। बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद भी कई मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन दिखाई दी। ऐसे में वोटिंग के अंतिम आंकड़े बदल भी सकते हैं। मतदान के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर में अपनी जीत का भरोसा जताया। सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ की भारी तैनाती पर आश्चर्य जताते हुए इसे बीजेपी के इशारे पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए कहा कि इतनी तैनाती कभी नहीं देखी। क्या ये निष्पक्ष चुनाव है? किसी बूथ पर बंगाल पुलिस नहीं है, सीआरपीएफ ने सब कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय बलों पर मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप भी लगाया। तो वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से अपनी जीत का दावा किया। इस दौरान बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी वर्कर्स के बीच झड़प हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज किया, जिससे इलाकों में तनाव फैल गया।
दूसरी तरफ शुभेंदु एक पोलिंग बूथ का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। इसके जवाब में मौके पर मौजूद भीड़ ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ ने बीजेपी नेता को घेर लिया, चोर चोर चिल्लाकर उनका मजाक उड़ाया। इसके बाद देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। राज्य में कई और जगहों से मारपीट, लाठीचार्ज, नारेबाजी और ईवीएम से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आई हैं। बारानगर के बूथ नंबर 72 में ईवीएम में खराबी के चलते मतदान रोक दिया गया, जिससे मतदाताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि मशीन को 5 बार बदला गया, लेकिन तब भी मतदान नहीं हो पाया। वहीं हावड़ा के लिलुआ में केंद्रीय बलों ने वोटरों पर लाठीचार्ज किया। कैनिंग में सीआरपीएफ पर पोलिंग एजेंट को पीटने और बूथ से बाहर घसीटने का आरोप है। ममता के आवास से 100 मीटर दूर शुभेंदु के खिलाफ गो बैक के नारे लगे। डायमंड हार्बर में लोगों ने नकली वोट डालने की कोशिश करते शख्स को पकड़ा। हुगली में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। राजारहाट गोपालपुर सीट के कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हुई। हावड़ा में ईवीएम में गड़बड़ी के बाद हंगामा मच गया। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल और पोलिंग अधिकारियों के बीच बहस हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया गया है, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर ऐसी शिकायतें सही मिलेंगी वहां दोबारा चुनाव होंगे। अब 4 मई को मतगणना होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि क्या सीएम ममता चौथी बार सत्ता में आएंगी या फिर बीजेपी इस बार पैर जमाने में कामयाब हो जाएगी।